हेलो एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं आज का सेशन। बाकी कल का पढ़ ही लिया होगा। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, बताएं ज़रूर, जिससे कि मुझे पता लगे। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हुक का नियम तो और विकृति। आज हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थ गुणांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ मॉडुलस होता है क्या? गुणांक। प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमें इसमें कुछ अलग से विशेष नहीं करना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो जो हमने कल पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था? हुक का नियम। और इसको हम किसकी सहायता से डिफाइन करेंगे? हुक के नियम से डिफाइन करेंगे। हुक का नियम क्या था? हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स के नियम से। हुक्स का नियम क्या था? हुक का नियम था प्रतिबल 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 अनुक्रमानुपाती विकृति। ऐसा कुछ हुक का नियम था, हमने पढ़ा था। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, या फिर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम क्या करेंगे, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाएंगे। नाउ रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से ये हो गया आपका प्रतिबल। और जब हमने इस साइन को हटाया तो यहाँ पे साइन आएगा इक्वल टू का, और यहाँ पे हमें एक नया मॉडुलस मिलेगा, एक नया कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि समानुपाती के चिन्ह को जब जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लिखते हैं ई से, और ये आपका आ गया क्या? विकृति। समझ पा रहे हैं? हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल का साइन आता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक कोफिशिएंट आता है, एक नियतांक आता है जिसको बैलेंस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? कोफिशिएंट ई आया। अब हम क्या करेंगे, इस ई को यहीं रोकेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिबल, और इसके अपोजिट नीचे आ जाएगा क्या? विकृति। और इस साइड में क्या बचेगा? केवल ई। इसको हम इधर लेके आएंगे इसके नीचे, तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ये हुक का नियम हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हुक के नियम को आप और सीधा करना चाहें तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, ये प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थ गुणांक प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर होता है। ऐसे करके भी हम हुक का नियम कह सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या हुआ? यहाँ पे ये ई आया है कोफिशिएंट, और ई को हमने इधर कर लिया इस साइड में, इक्वल की इस साइड में, तो ये पूरी की पूरी चीज उठ के कहाँ चली जाएगी? इधर। ये आ गई, ये ई इधर आ गया, और ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ चला गया। ठीक, आगे मैं बताता हूँ आपको। जहां यहाँ पे जो ई आया, ई क्या है? जहां ई क्या है? हम किसकी बात कर रहे थे? प्रत्यास्थ गुणांक। ई प्रत्यास्थता गुणांक है। जहां ई एक
समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे हम समानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक बात है कि यह नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समझ में आ गया होगी बात आपके? क्या है, E बराबर प्रतिबल बटे विकृति, जहां E क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, इनके भी टाइप होते हैं। जिस प्रकार से हमने टाइप ऑफ विकृति पढ़े थे उसी ही टाइप से क्या होंगे, टाइप ऑफ प्रत्यास्था गुणांक होंगे। विकृति हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी। सबसे पहले विकृति थी हमारी जो लंबाई में होती थी। किसी भी चीज को पकड़ के अगर हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में, या उसको दबाते हैं तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आता है, लंबाई में जो विकृति आती है उसे हम कहते थे अनुदैर्ध्य विकृति। और अगर किसी भी चीज के लंबाई में विकृति आती है तो वहां पर जो प्रतिबल होगा, प्रत्यास्था गुणांक होगा पहले टाइप का। अगर कहीं लंबाई में किसी स्प्रिंग के लिए या तार के लिए जहाँ पर भी हम यंग प्रत्यास्था गुणांक लेंगे तो वहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। जहाँ पे भी लंबाई की बात आए, जहाँ पे विकृति लंबाई के अंश होती हो तो वहाँ पर जो प्रत्यास्था गुणांक होगा वो कौन सा होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस, YOUNGS, यंग्स मॉडुलस। दूसरा कौन सी विकृति बताई थी मैंने, जब आयतन में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर कौन सी विकृति होती है, आयतनात्मक विकृति होती है। और दूसरी वाली विकृति को हम कहते हैं बुल्क मॉडुलस, आयतनात्मक। यहाँ पे जो होगा कौन सा, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। जब विकृति काय में होगी, आयतन में होगी, तो यहाँ पे जो प्रत्यास्था गुणांक होगा वो होगा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। और इसको हम लोग कह देंगे बुल्क मॉडुलस। इसको क्या कह देंगे हम लोग, बुल्क मॉडुलस। तीसरा मैंने आपको बताया अपरूपण विकृति होती है। अगर कहीं पे भी अपरूपण विकृति है तो वहां पर जो आपका प्रत्यास्था गुणांक होगा वहां उसको हम कह देते हैं दृढ़ता गुणांक। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 प्रकार के मॉडुलस हो गए, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। आज के लिए इतना ही, बाकी कल और ध्यान से थोड़ा सा पढ़ें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।